नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को गौर से और अंत तक जरूर सुने। गंगेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे तुम्हारे माता पिता की सेवा अब और नहीं होती। दोनों पूरा दिन आराम फरमाते रहते हैं और कुछ न कुछ नया बनाने की फरमाइश करते रहते हैं। तुम उन्हें वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेज देते हो? रिया चिढ़ते हुए पति गंगेश से बोली। गंगेश बोला, रिया, एक बार यह सारी जायदाद हम दोनों के कब्जे में आने दो, फिर मैं इन्हें वृद्धा आश्रम भी भेज दूंगा। वैसे भी दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं और अब बचे खुचे दिन वृद्धा आश्रम में ही निकाल देंगे। तुम इतना चिढ़ा मत करो। रिया बोली, गंगेश, मैं तो शादी होते ही तुरंत अलग रहना चाहती थी, मगर तुम शादी से लेकर अब तक यही कह रहे हो कि हम दोनों के हाथ जल्दी ही यह घर और जायदाद आ जाएगा और हम इन दोनों बूढ़ों को वृद्धा आश्रम भेज देंगे। मगर तुम अब तक मुझे सिर्फ सुनहरे सपने दिखाते आए हो। ना जाने मेरे यह सपने कब पूरे होंगे और कब मैं इस घर की मालकिन बनकर राज कर पाऊंगी। गंगेश बोला, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ रिया, तुम तो जानती हो ना। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस एक बार इन लोगों से घर के पेपर पर हस्ताक्षर करवा लूँ, फिर देखना, तुम रानी और मैं राजा दोनों मिलकर राज करेंगे इस घर पर। अच्छा सुनो गंगेश, तुम जरा गुड़िया को देख लेना घर में। आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है तो मैं जरा पार्लर जाकर आती हूँ। रिया अपना पैसों वाला बैग हाथ में लेते हुए बोली। गंगेश बोला, हाँ तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ गुड़िया को संभाल लूंगा। गंगेश अपनी बेटी गुड़िया को सुलाकर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो गंगेश की माँ ममता जी बोली, बेटा, मैं बिल्कुल रात को सो नहीं पाई, पंखा बहुत आवाज कर रहा है, ना जाने पंखे को क्या हो गया है। आज तो तेरी ऑफिस की छुट्टी भी है, तुम पंखे को ठीक करवा दो ताकि मैं रात को चैन से सो पाऊं। उतने में बोलते बोलते ममता जी को जोर जोर से खांसी आने लगी। उन्होंने पास वाली बोतल में रखा पानी पीने लगी। थोड़ा पानी गले में उतरा और थोड़ा पानी गले से उतरकर उनका ब्लाउज भीगो गया। उम्र अधिक होने के कारण उनके हाथ भी अब पानी पीते वक्त कांप जाते थे। ममता जी पानी पीकर फिर बोली, बेटा, खांसी भी बढ़ती जा रही है। उस दिन भी तुझे दवाइयों का पर्चा पकड़ाया था मगर तू नहीं लेकर आया। आज तो तेरी छुट्टी है, अब आज ना मत कहना। गंगेश गुस्से में बोला, माँ, जिस दिन भी मेरी ऑफिस की छुट्टी होती है, कभी आपको बॉम्ब की शीशी लानी होती है तो कभी दवाइयों का पर्चा पकड़ा देती हैं, तो कभी आपका पंखा खराब हो जाता है। छुट्टी के दिन भी मुझे इस घर में शांति से जीने नहीं देती आप। खुद तो पलंग पर पूरे दिन पड़ी रहती हो और बैठे बैठे बस मुझे काम बताती रहती हो। मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और हाँ, पैसे भी पेड़ पर नहीं उगते हैं कि मैं आप पर फिजूल खर्ची करता रहूं। अगर मैं आप लोगों पर ही पैसा खर्चा करता रहूं तो मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा? मेरी बेटी गुड़िया भी अब बड़ी हो रही है, मुझे उसका लालन पोषण भी करना है और आप लोगों की आए दिन कुछ न कुछ फरियाद लगी ही रहती है। खाओ पियो और आराम करो, बस यही काम है आप लोग दोनों का। मगर मुझे तो छुट्टी के दिन भी नहीं आराम करने देते आप लोग। पास ही सोए ममता जी के पति मदन लाल जी की आंख बेटे की जोर की आवाज से खुल गई। बेचारे मदन लाल जी को अब पहले से कम सुनाई देता था, तो वह समझ नहीं पाए कि बेटा क्यों चिल्ला रहा है। कुछ जानने का प्रयास किए बिना ही वे बेटे गंगेश को देखकर बोले, गंगेश, कुछ दिनों से इन चश्मों में मुझे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तू आज छुट्टी पर है तो मेरा चश्मे का नंबर दिखवाने ले चल मुझे, क्योंकि चश्मा बनने में भी तो समय लगेगा, तब जाकर नया चश्मा पहन पाऊंगा। कल शाम दोस्तों संग टहलने भी नहीं जा पाया, क्योंकि चश्मे में से कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहीं गिर विर न जाऊं तो घर पर ही बैठा रहा। उतने में गंगेश तमतमा कर बोला, यह लो, एक की फरियादों की लिस्ट अभी खत्म हुई नहीं कि फरियादों की दूसरी लिस्ट शुरू हो गई। मैं तो बस यही काम करता रहूं क्या पूरे दिन? वह दोनों से हाथ जोड़कर बोला, मुझे शांति से जीने दो आप दोनों। सही कहती है रिया, आप दोनों को वृद्धा आश्रम ही भेज देना चाहिए। और बाहर हॉल में जाकर टीवी देखने बैठ गया। बेटे के कटु वचन सुनकर मदन लाल और ममता जी का दिल अंदर तक उन्हें झकझोर गया। ममता जी तो रोने ही लग गईं और बोली, बहू तो बहू, बेटा भी हम दोनों को हमेशा झिड़कता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ही बहू से मैंने कहा था, बेटा आज मेरे लिए खाने में थोड़ी सी खिचड़ी बना देना, तो उसने भी बात का बतंगड़ बना दिया था। और यही बात वह भी बोली कि आप दोनों को तो वृद्धा आश्रम ही भेज देना चाहिए, वहाँ सभी लोग आपकी फरियाद बराबर पूरी करेंगे। अब तो बात बात पर बेटा और बहू दोनों ही हमें वृद्धा आश्रम भेजने की धमकी देने लगे हैं। मैं तो यह जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अरे हमने भगवान से कितनी प्रार्थनाएं की, तब जाकर गंगेश पैदा हुआ था हमारे घर, मगर हम कहाँ जानते थे भगवान इतने सालों बाद बेटा देकर हमें बुढ़ापे में यह दिन दिखाएगा। मदन लाल जी बोले, हाँ ममता, उस दिन घर कितना खुशियों से भर गया था, और आज यही बेटा हमें बात बात पर सुनाकर चला जाता है, और हमने सारी जमा पूंजी उसे पढ़ाने में खर्च कर दी। इससे तो कहीं इतने सालों तक बेऔलाद ही अच्छे थे। हम दोनों ने खूब मेहनत करके बेटे गंगेश को पढ़ाया लिखाया था। वे खुद भले ही महीनों महीनों नए कपड़े नहीं खरीदे, न ही नए चप्पल पहने, मगर बेटे गंगेश को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी थी। गंगेश ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी ही कंपनी में नौकरी करने वाली रिया से प्रेम विवाह किया था। रिया पहले तो संयुक्त परिवार में रहने को तैयार ही नहीं थी, मगर गंगेश के लाख मनाने के बाद सास ससुर के घर की लालच में वह सास ससुर के साथ रहने को तैयार हुई। गंगेश और रिया दोनों बूढ़ों को जल्द से जल्द वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे, मगर अभी भी घर मदन लाल जी के नाम पर था। अब तक बेटे बहू को घर अपने नाम पर करने की कोई तरकीब नहीं सूझी थी, इसलिए अपना सारा गुस्सा वे दोनों वृद्ध पर निकालते रहते थे। मगर वे बेचारे सोचते थे जैसे भी हैं अपने ही बेटे बहू हैं। ममता जी को रोते देखकर मदन लाल जी बोले, आओ ममता, हम भी बाहर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, शायद मन कुछ हल्का हो जाए। और दोनों धीरे धीरे बाहर हॉल में आकर बैठ गए ताकि कुछ देर टीवी देखकर वक्त बिता सकें। उतने में गंगेश के फोन पर रिया का फोन आ गया। गंगेश बोला, हाँ डार्लिंग, बोलो ना, क्या हुआ? रिया जो कि ब्यूटी पार्लर में गई थी बोली, गंगेश, जैसे ही मैं ब्यूटी पार्लर से निकली मैं देख रही हूँ कि मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, तो क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? गंगेश बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी आज छुट्टी ही तो है, अभी आता हूँ, तुम वहीं रुको। बोलकर गंगेश तैयार होकर पत्नी रिया को लेने के लिए निकल पड़ा। मदन लाल जी और ममता जी सोचने लगते हैं कि बेटे को हमारी दवाइयों, चश्मों और पंखा ठीक करवाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, मगर पत्नी को ब्यूटी पार्लर से लाने का समय ही समय है। मदन लाल जी बोले, अब तो अति हो गई है ममता, हम लोग जितना सह रहे हैं बेटे और बहू हम दोनों को उतना ही अधिक कष्ट दे रहे हैं,
अब तो मुझे इन दोनों को यह बताना ही पड़ेगा कि अभी हम दोनों का आत्मसम्मान मरा नहीं है। यह दोनों हमें क्या वृद्धाश्रम भेजेंगे, उससे पहले तो हम ही उन्हें इस घर से निकालेंगे। ममता जी बोली, आप सही कहते हैं। हमने इन दोनों को बहुत मौके दिए ताकि यह लोग शायद सुधर जाएं, मगर अब आती हो गई है। गंगेश और रिया जब घर आए तो सामने का नजारा देखकर उनके पांव से जमीन सरक गई। मदन लाल जी और ममता जी के साथ काले कोट में वकील बैठा था, जिसे मदन लाल जी ने खुद ही फोन कर घर पर बुलाया था। वह वकील घर के सारे कागजात लेकर बैठा हुआ था। गंगेश और रिया शक पकाकर बोले, क्यों पापा, ऐसा क्या करना चाहते हैं आप जो इस घर में वकील साहब आए हैं? मदन लाल जी बोले, जो बेटा बहू हम दोनों को हमेशा झिड़क कर बात करते हैं और हमें हमेशा बेइज्जत करते हैं और हमारा ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, ऐसे बेटे बहू के पास हम दोनों को नहीं रहना है और ना ही हमें उनको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी देना है। और सबसे बड़ी बात, वे हमें ही हमारे घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। रिया को यह सुनकर पहले तो गुस्सा ही आ गया, फिर वह गुस्से में बोली, तुम दोनों बूढ़े कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए हो। खाना पीना तो मैं ही देती हूँ, यह क्या भूल गए तुम लोग? ममता जी बोली, बहू, खाना बनाने वाली 1000 मिल जाएंगी, मगर तुम्हारे जैसी तो एक भी नहीं चाहिए। गंगेश बोला, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? ममता जी बोली, जब पूत बेटा कपूत निकल जाए तो माता को भी कुमाता बनना ही पड़ता है। तुम दोनों ने क्या सोचा, हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कचरे की तरह किनारे कर दोगे? वहां बैठा वकील बोला, कानून के अनुसार यदि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत ना करें या उनकी सेवा ना करें या उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहें तो माता पिता का पूरा फर्ज बनता है कि वह अपनी जायदाद से उन्हें बेदखल कर दें। गंगेश और रिया गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ पिताजी ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? आज मदन लाल जी और ममता जी का मन पत्थर बन चुका था। उन दोनों पर बेटा बहू के माफी मांगने का या गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उन्होंने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। क्या मदन लाल जी और ममता जी ने यह सही फैसला लिया? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, पेड़ बूढ़ा ही सही मगर अपने आंगन में रहने दें। फल नहीं दे पाएगा तो क्या हुआ, कम से कम छांव तो जरूर देगा। एक कहानी आपको कैसी लगी? और इसी तरह से कहानियाँ रोजाना पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।